पढ़िए चाहे कहीं से, एनसीईआरटी करिए यहीं से। जी हाँ दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने नए चैनल पर। मैं आपका दोस्त जय। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी की श्रृंखला चल रही है। बीच में 8-10 दिन का गैप हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ कारण होते हैं जीवन में, जब आप असफल रहते हैं कई क्षेत्रों में, तब और ज़्यादा समस्याएं होती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप जिस क्षेत्र में लगे हुए हैं वहाँ इतनी मेहनत करो कि सफलता अवश्य मिल जाए। सफल आदमी को दुनिया पूछती है, असफल को कोई नहीं। खैर, इस पर किसी और दिन विस्तार से चर्चा होगी। हम एनसीईआरटी कर रहे थे, 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। 6th क्लास 7th क्लास कंप्लीट हो गई थी। हिस्ट्री के 8th क्लास में भी हमने 5 चैप्टर कर लिए थे, 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन के साथ हो गए थे। आज में 6th चैप्टर करना है, जिसका नाम है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यहाँ से आपके यूपीएससी में, पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज मैं ये भी बता दूँ, शाम को आपको पीवाईक्यू की क्लास भी चालू हो जाएगी, जो मिल रही थी। 1 अगस्त से जो अन्य क्लासेस हैं, जो अन्य लेक्चर हैं, जो बहुत कुछ आने वाला है, वह भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेक नहीं होंगी, चीज़ें चलती रहेंगी कंटिन्यू। ठीक है, पीवाईक्यू भी शाम को अपने टाइम से 10 बजे रात को, जब आप सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो 10 बजे आता है, आप जानते हैं, उसको आपको देखना ही होता है। तो हम 6th चैप्टर पढ़ने चलते हैं। 6th चैप्टर बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बात कब की है? 17वीं सदी की। सूरत बंदरगाह है। बंदरगाह पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप चाहें तो नोट्स बनाकर रख सकते हैं। जो नए हैं मैं बता दूँ, जो मैं हाईलाइट करूँगा इस कलर से, उसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट है, वह नोट करना है। बाकी जो है वह सब पढ़ते हुए हमें आगे निकलना है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। तो पहला नाम हमें मिल गया सूरत। ये कहाँ है? पश्चिमी तट के है भारत के, यानी अगर ये अपना भारत बना दिया जाए तो यहाँ पर है। तो पश्चिमी तट पे है कि पूर्वी तट पे, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन कौन था यहाँ? डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 17वीं सदी की शुरुआत से कौन कौन इस्तेमाल कर रहा था? डच इस्तेमाल कर रहे थे और ब्रिटिश इस्तेमाल कर रहे थे। आपको फ्रांस, डेंस या अन्य यहाँ पर पोर्तुगीज नहीं दिखेंगे। ये स्टेटमेंट सीधे कॉपी पेस्ट आपके स्टेटमेंट में बन सकता है। डच और ब्रिटिश की जगह वो दे देगा पुर्तगाल, पुर्तगीज और फ्रांसीस व्यापारी जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही बंदरगाह पर, सूरत बंदरगाह पर ठहरते थे या इस्तेमाल होते थे। तो वह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कथन कारण में या क्या स्टेटमेंट फॉर्म में, वह सब भी बताता चल रहा हूँ। तो आप नए हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, पूरी सीरीज है, प्लेलिस्ट बनी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह में जाकर आप उसका लाभ उठा सकते हो। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। यानी अब देखो, पहला क्या है, 17वीं सदी में इसका महत्व बहुत ज़्यादा था, लेकिन 18वीं सदी में इसका महत्व गिरने लगा था। ठीक है, कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत में इस्तेमाल करते थे, लेकिन 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था? नीचे 4 ऑप्शन होंगे। सूरत बंदरगाह, मछलीपट्टनम बंदरगाह, और ऐसे 2 और ऑप्शन होंगे, आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन जाए। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन 2 उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, सूती कपड़े की मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। इसमें हमें इतना महत्वपूर्ण कोई नहीं जिससे क्वेश्चन बन सके। ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण और ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं, आपने पढ़ा होगा, अध्याय 2 प्लेलिस्ट में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा करते हुए किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया। यानी ये लोग व्यापार करने आए थे, फिर उद्योग लग गए, तो हमारे यहाँ के जो कारीगर थे, हमारे यहाँ के जो बुनकर थे, उन सबको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लॉस में रहे।
18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेचती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। यानी होता क्या था, ये मान लो इंडिया है अपना, यहाँ वह राजस्व इकट्ठा करते थे, ठीक है, तो रुपया उनके पास आ जाता था। ये रुपया कहाँ से आया? यहीं के लोगों से उन्होंने लिया राजस्व के नाम पर। इसी रुपए से उन्होंने चीज़ें खरीदी, ठीक है, वस्तुएं खरीदी, कई ज़्यादा वस्तुएं खरीद ली, ठीक है। इसको बेचा ब्रिटेन में, वहाँ से उन्हें क्या मिला? रुपया। तो जो ये रुपया मिला उसे, यानी ब्रिटिश को लोगों को, वह क्या उनके लगाए हुए रुपए से मिला? नहीं, वह यहाँ के द्वारा लिए गए रुपयों से ही व्यापार करते थे। यानी सिंपल वे में कहूँ कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे ही रुपया लूँगा, आपके ही रुपये से मैं आपसे ही सामान खरीदूंगा और उसे कहीं बेच दूंगा, और अब मेरा फ़ायदा हो जाएगा। मतलब रुपए भी मेरे नहीं और फ़ायदा भी मेरा। तो ये चीज़ें हो रही थी। फिर क्या हुआ, जब उद्योग पनप गए ब्रिटिश कॉन्टिनेंट में, मतलब इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, वह अपने भारत से, प्यारे इंडिया से, इंडिया का मैप बना हुआ है, यहाँ से ले जाते थे क्या? कच्चा माल। सूती वस्त्र का हो या उद्योग कोई भी हो, उन सबका कच्चा माल ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे, ठीक है। फिर यहाँ ब्रिटेन में, इंग्लैंड में वो उसे प्रोसेस करके बढ़िया बनाते थे। तो मान लो यहाँ से 20 रुपए की चीज़ ले गए, ठीक है, तो यहाँ 20 रुपए की ले, हमें लगा हमारा 20 रुपए का फ़ायदा है, लेकिन यहाँ जाकर उन्होंने उस चीज़ को 100 रुपए में कीप कर दी, ठीक है, कुछ बनाया, कुछ ऐड ऑन किया, ठीक है। अब इसे फिर हमारे यहाँ लाकर 200 में बेच दिया। अब सोचो, हमारे यहाँ से 20 रुपए की चीज़ ले जाकर हमें 200 रुपए में दे रहे थे। समझ रहे हो? मैं तुम आपसे कोई चीज़ लूँ 20 रुपए की और फिर उसे थोड़ा बहुत प्रोसेस करके आपको 200 में बेच दूँ, जबकि वह काम आप खुद कर रहे हो, लेकिन आपको ना करके मैं खुद कर रहा हूँ। कि हमारे इंडिया में भी ये सब चीज़ें हो रही थी, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि हमारे जो कारीगर थे उनको कच्चा माल नहीं मिल पा रहा था। ब्रिटिश वाले ले लेते थे सब कि नहीं तुम नहीं बनोगे। हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प, हथकरघा, ये सब चीज़ें थी, ख़त्म हो रही थी, ठीक है, और हमें केवल और केवल बाजार बना दिया जा रहा था कि आप खरीदो हमसे माल। जो आज भी विदेशी माल आता है और हम लोग उसे बहुत चाव से खरीदते हैं, जो कि गलत है। हमें अपने यहाँ के चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, अगर हम समझदार, ईमानदार और थोड़ा सा जागरूक नागरिक हैं तो। ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा, इससे भारतीय शिल्पी उद्योगों पर किस तरह का असर पड़ा, ये सब हम देखेंगे। वही कि हमारे यहाँ का जो हथकरघा उद्योग और चीज़ें थी, वह सब खत्म होने लगी, धीरे धीरे लोग बेरोजगार होने लगे। अब चलते हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार की तरफ। आज भी हमारे यहाँ का भारतीय कपड़ा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान से इसको देखिएगा। आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नजर डालते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। मतलब हमारे आसपास भी कोई टिक नहीं पा रहा था, हम इतना आगे थे। और हमें ये लोग क्या कहते थे कि हम कुछ नहीं आता, हम जाहिल हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा था, तब भी हम महान थे, आज भी हम महान हैं। हमारे यहाँ का लोग पूरी दुनिया में, हर देश में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर आज भी विराजमान है। और आपके तो देश का मुखिया बनकर बैठा था कुछ वर्ष पहले हमारे यहाँ का व्यक्ति, ठीक है। खैर, भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनोंग तथा पश्चिमी और मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा हैं। ऐसे शब्दों की जड़ों को तोड़ना, उनके साथ उनके अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। तो आज भी कई जगह चीज़ें लिखी हुई है कि हमारे यहाँ का जो वस्त्र उद्योग था वो कितना फेमस था। जैसे आप इसको देखेंगे, फिगर बना हुआ है, ये पटोला बुनाई है। 19वीं सदी के मध्य में होता क्या है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। तो पटोला बुनाई का संबंध कहाँ से है? कहीं ना कहीं गुजरात की तरफ से संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसूल शहर में
अरब के व्यापारियों के पास देखा था। आप जानते हैं ये अपना प्यारा भारत है इधर, ठीक है। इधर फिर ईरान, इराक वगैरह है, और फिर उधर कहीं जाकर अपना यूरोप है। तो ये चीज़ें इधर से होकर वहाँ पहुँचती थी, ठीक है। तो ये लोग बीच वाले क्या करते थे, बहुत लफड़ा करते थे, क्योंकि बीच में हो तो इन्हें लगता था जितना टोल टैक्स वगैरह टाइप है सब वसूल लो। तो इधर वाले जो लोग थे, इन्हें थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इन्हें लग रहा था कि ये बीच में बैठे हैं ना काम के ना कुछ, ये फर्जी के हमारा रुपया ले रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से चीज़ें लें तो हमें सस्ती पड़ेंगी। तभी इन्होंने कहीं ना कहीं समुद्री रास्तों की खोज की थी कि ये बीच वाले लोग हट जाएं, ठीक है। इसलिए उन्होंने समुद्री रास्तों की खोज की थी। तो इराक के मोसुल शहर में देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। तो मसलिन क्यों कहते थे क्या पता है? मसलिन मतलब मलमल का कपड़ा, आज भी हम लोग पहनते हैं सर्दियों में, ज़्यादातर मलमल का कपड़ा है। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। ये तो सबको पता होगा कि सबसे पहले केरल के कालीकट में डेरा डाला था पुर्तगीज। यहाँ से मैंने एक बार पहले भी बताया है, फिर से बता दूँ आपको। अगर पूछा जाए मुगल पहले आए थे या यूरोप की शक्तियाँ पहले आई थी, तो यूरोप की शक्तियाँ पहले आई थी। पुर्तगीज जो है, वास्को डी गामा, वो 1498 में आ गया था भारत, और जो मुगल हैं वह 1526 में आए, यानी 28 साल पहले ही यूरोप का आगमन हो चुका था। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा बना रहता है कि पहले यूरोपीय नहीं, पहले मुगल आए। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, तो आप वहाँ प्रेशर में मुगल को पहले टिक कर देते, जबकि अगर सही से देखें तो मुगल बाद को आए, यूरोपीय शक्तियाँ पहले आई। आप इस लोगों को माध्यम से सुनते होंगे। हाँ, राज बात को किया, राज पहले मुगलों ने किया, बात को यूरोपियों ने किया, ठीक है, क्योंकि उनकी शक्ति बनने में टाइम लगा, क्योंकि वो व्यापार करने आए थे। वो पहले इस मुद्दे से आए ही नहीं थे कि हमें व्यापार नहीं और कुछ करना है। सूती कपड़ा भी लेते गए, कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर जगह हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। कैलिको, मसलिन, ये दोनों नाम कैसे पड़े ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं, नीचे होगा कि ऑर्डर बुक है। यहाँ जैसे आजकल हम लोग लिखते हैं ना कि काली पेंट 2 पीस, 28 नंबर पेंट 5 पीस, ऐसे ही लिखा होगा। 1730 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपनी नुमाइंदों के पास भेजा था इसे, ठीक है। वहीं के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता है उसमें सूती और रेशमी कपड़े के 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे। आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। मतलब 1 गज चौड़ा इसे कर लिया, 20 गज लंबा। आज भी कई लोग शर्ट सिलवाने, पैंट सिलवाने थान से कपड़ा कटवाते होंगे जाकर, ठीक है, फिर सिलवाते होंगे, ठीक है। तो ये है जो ये लिखा है ऑर्डर, तो ये हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, खैर आगे देखते हैं। इसमें कुछ शब्द आपको मिलते जुलते मिल सकते हैं, ठीक। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। ये किस्म के नाम सीधे पूछ सकता है, तिस 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 क्या था, जैसे आजकल पूछता है। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंट्स, कोसा और बंडाना कहते थे। क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं अंग्रेजी का शिंट शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छाप के कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड, यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़ों की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेसे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से भी बने परिधान पहनती थी। एक समय था जब वहाँ के लोग हमारे यहाँ का परिधान पहनते थे, और आज समय है कि हम वहाँ के ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं और अपनी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, जो नहीं भूलनी चाहिए। जामदानी बुनाई 20वीं सदी की शुरुआत में एक जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। ये रंग प्राय स्लेटी सफ़ेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता है। पूछ सकता है इन सब के बारे में, ठीक है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। कौन कौन थे महत्वपूर्ण? एक तो ढाका हो गया, और दूसरा अपना
प्यारा लखनऊ, जहाँ से आपकी क्लास चल रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण थे ये दोनों शहर। बंडाना शब्द का अर्थ होता है बांधना से। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। ये देखो, ये कहाँ का है? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। बारीक कपड़े में छपाई छींट 19वीं सदी के ईरान यूरोप को निर्यात होने वाले छींट का यह बढ़िया उदाहरण है। ऐसी चीजें बनती थी तब भी हमारे से, ठीक है, कितना बढ़िया लग रहा है। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर थे। ये क्यों फेमस थे ये भी ध्यान रखिएगा, कपड़ों के लिए सीधे क्वेश्चन बन सकता है। कई बार आपको लगेगा ये शायद मिसप्रिंट हो गया बीच में, ये ठीक है, ये छपा नहीं है, बीच में लाइन दिख रही होगी आपको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, ये ऐसा ही बनाया जाता था। यहाँ पर क्या लिखा है? इसे बंडाना डिजाइन कहते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें, आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया है। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान, गुजरात, फिर से नोट करो, यही क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल। बंडाना डिजाइन कहाँ के लिए थी? राजस्थान गुजरात की। वहाँ कहाँ की थी? वहाँ की। फलानी कहाँ थी? फलानी जगह की। क्या थी? कहाँ की फेमस थी? इतना याद होना चाहिए। यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों की आयात का विरोध करने लगे। अब वहाँ जो लोग हैं, जैसे आज बाहर से सामान आता है तो यहाँ के लोग विरोध करते हैं। जैसे इस समय जब अमेरिका से चीज़ें मंगाने के लिए बात हो रही थी तो यहाँ के किसान विरोध कर रहे थे। ऐसे जब यहाँ भारत से चीज़ें जाएंगी इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के व्यापारी भी विरोध करेंगे कि भाई हमारा कौन खरीदेगा अगर वहाँ से चीज़ें आती रहेंगी तो, ठीक है। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सोचो, पाबंदी ही लगा दी, एक कानून पारित कर दिया। समझो, इस कानून को भी वैक्यालिको अधिनियम ही कहा जाता था। कैलिको अधिनियम क्या था ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लेंगे। आपको लगेगा ही नहीं, अगर ये ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, ये नहीं पता होगा तो कैलिको अधिनियम क्या है, फिर ढूंढते रहेंगे, सर ने नहीं पढ़ाया था, नोट्स में नहीं था, फाउंडेशन कोर्स में नहीं था। सब कुछ नहीं होता ना उसमें, कुछ चीज़ें आपको यहीं से पढ़नी है जो यूपीएससी डायरेक्ट उठाता है। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे कि उनका सामान बिके, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया कि हम ही बनाएंगे। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। कि मतलब क्या चाहिए जनता को, का ऐसा चाहिए तो ऐसा हम ही बना लेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे यहाँ की एक चप्पल की बहुत बढ़िया डिजाइन बनाती है वह, विदेशी लोगों ने उसका कुछ बना दिया तो उस पर बहुत ज़्यादा चल रहा था विवाद कि लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ये देखो विदेश वाले हमारी यहाँ की चीज़ें चुरा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही लिखा है कि हमारे यहाँ की जो डिज़ाइन है उसको क्या कर रहे थे, वह अपने यहाँ भारतीय कपड़े की डिज़ाइन छापने लगे कि चलो जो चाहिए आपको वो हम यहीं तैयार करके देंगे। लेकिन वही बात है कि असली माल असली होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है। स्पिनिंग जेनी क्या शब्द है पहले देख लेते हैं। एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें वह इस पूरी जगह बंदूक रख देता है, ऐसे ऐसे बंदूक रख देता है सब जगह, और उसमें एक डंडा फंसाता है और अपने आप बीच में बैठ कर उसको ऐसे खींचता है, सारी बंदूकों से गोलियां निकलती हैं और सामने वाले जो इधर रहते हैं उन्हें लगता है कि भाई कई लोग हैं, मत करो, कई लोग हैं, लेकिन वो अकेला ही ऐसी बुद्धि लगाकर काम कर रहा था। तो यहाँ भी वही कुछ ऐसा लिखा है कि
एक पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी, एक ही व्यक्ति कई मशीनों को चला रहा था। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से, ये एग्जाम्पल क्यों देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहेंगी। तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी थी। 1764 में जॉन के ने एक व्यक्ति का नाम है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ये मशीन क्या थी बता दिया। जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। अब एक ही व्यक्ति इतनी जगह काम कर रहा है तो वह अपने आप चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जहाँ 10 लोग काम करेंगे तो 10 को सैलरी देनी पड़ेगी। अब ये एक आदमी ही वह सब काम कर लेगा, चीज़ें सस्ती बनेंगी तो लोग प्रॉफिट होगा तो खरीदेंगे, तो भारतीय चीज़ों की बिक्री थोड़ा सा कम हो जाएगी। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया। अब तो इंजन भी आ गया। सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। अब जब कहाँ कम कीमत होगी वह ज़्यादा बिकेगा। इसके बावजूद दुनिया के बाजार पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। बहुत जल्दी आदमी इधर से उधर मूव नहीं हो पाता है। आप भी देखे होंगे, जो जिस टूथ पेस्ट का आप मंजन लेते हैं ना, वह आप बहुत वर्षों से कर रहे होंगे, वो आप चेंज भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो चेंज थोड़ा धीरे धीरे होता है, लेकिन लास्ट में चेंज हो ही जाता है चीज़ें। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया है। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। सोचो, भारत आकर चांदी के बदले खरीदती थी, भैया चांदी ले लो 2 किलो और हमें ये दे दो कपड़ा। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं हुई। जो मैंने ऊपर बताया था कि यहीं से राजस्व के रूप में रुपया इकट्ठा करते हैं और उसी से हमारे रुपए से हम ही से चीज़ें खरीद कर और चीज़ों को बेच कर प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से ही किसानों जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके चीज़ें खरीदती रही। अगला बंदरगाह आ गया कोचीन। 3 बंदरगाह हम पीछे देख चुके हैं। सबसे पहले हमने सूरत देखा था, फिर हमने कालीकट देखा था, अब हम देख रहे हैं कोचीन बंदरगाह। यहाँ कौन था? डच बस्ती थी। सिंपल स्टेटमेंट आएगा, कोचीन में पुर्तगीज बस्ती थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, डच बस्ती थी कोचीन में। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कोई नया नहीं है। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए। आप देखिए ये पूरा नज़ारा। यहाँ पे 18वीं शताब्दी में कुछ केंद्र हैं जहाँ से सीधे क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहीं से हम आगे पढ़ते भी रहेंगे, जो जो आते रहेंगे। आप यहाँ कालीकट देखेंगे, यहाँ सूरत देखेंगे, यहाँ मछलीपट्टनम देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ मद्रास देखेंगे, पौंडीचेरी देखेंगे, मदुरई देखेंगे, गोलकुंडा देखेंगे, गोवा देखेंगे। ठीक है, कलकत्ता देखेंगे। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, ये कब कब तक का? 1750 तक का। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। यानी 1757 के बाद उनका मुख्य फोकस कहाँ था? 1757 के बाद मुख्य फोकस था इधर बंगाल की तरफ। अभी वह कहाँ है? अभी वह इधर साइड में है। पूरे जो पोर्ट जहाँ से विकसित हो सकते हैं वहाँ पर वह अभी तक हैं। ठीक है, 1757 के बाद उनका मेन फोकस बंगाल पे हो जाएगा और वहाँ के राजस्व पे हो जाएगा। आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाएंगे 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। एक तो बंगाल हो गया, सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में ऐसा था क्योंकि 19वीं सदी तक वहाँ पर राजस्व इकट्ठा होने लगा था। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। नदियाँ भी थी जिसकी सहायता से वह माल भेज सकते थे। पोर्ट भी था जिससे वे एक्सपोर्ट कर सकते थे, चीज़ें मंगा सकते थे। और उर्वरा भूमि तो थी ही, क्योंकि तब बांग्लादेश भी हमारे पास था और इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा यमुना, तो बढ़िया सा ये क्षेत्र खेती के लिए बढ़िया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी। सड़कें अभी बननी शुरू हुई थी। तो देखो, रेलवे नहीं था, रोड नहीं थे, तो अभी मेन उनके लिए क्या उपयोगी था? जो नहर है, जो नदियाँ हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण थी। पूर्वी बंगाल जो अब बांग्लादेश हो गया है, वहाँ स्थित क्या निकलता है, ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन था। आज भी जो
बांग्लादेश से वह कपड़ा उत्पादन में और बेचने में बहुत आगे है, ठीक है। तो वह कहीं ना कहीं उसकी जो फॉरेक्स है वो बहुत ज़्यादा कपड़ों से आ रहा है। कपड़े वहाँ के आज भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा चर्चा में था कि थोड़ा कुछ भारत ने दिखाया है उसे कि देख भाई हम तो हम ही हैं, हम अगर ठान लिए तो तुम निपट जाओगे, ठीक है। तो आपने करंट अफेयर्स देखा होगा। ये शहर अब मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो तीसरा है मद्रास, आंध्र प्रदेश तक फैला था। कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा पश्चिमी तट पर गुजरात। तो ये 4 क्षेत्र थे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक कौन सा था, एक इधर वाला और एक इधर वाला और एक इधर वाला और एक ये ढाका वाला। तो ये 4 क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस थे। आज भी कलकत्ता और ढाका सूती वस्त्र में बहुत ज़्यादा आगे है। बुनकर कौन थे, तो हमारे यहाँ जो पहले बुनकर होते थे वो ऐसे होते थे, हमारे यहाँ चीज़ें बनती थी। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इस हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साली व कैकोलार। तो मेन बात हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो बंगाल के तांती, तांती शब्द को याद रखना। उत्तर प्रदेश के या उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले या कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। सीधे आएगा आधुनिक इतिहास में तांती, जुलाहे, कैकोलार, देवांग कौन थे? 4 ऑप्शन होंगे, फिर आपका वहाँ गरबा और भारतनाट्यम सब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ना शुरू हो इसलिए एनसीईआरटी देखते रहिए। 6 से 8 तक हो गई है और बाकी भी आगे 12th तक जाएगी। और सारी सारी एनसीईआरटी, जियोग्राफी चल रही है, सारी एनसीईआरटी होंगी। लाइक तो किया नहीं होगा, कल तो यार इतनी देर तक आ गए हो इसका मतलब पढ़ रहे हो ढंग से। समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। पीवाईक्यू शाम को होगा रोज, ठीक है, चालू हो गया है, आप देख लीजिए। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। पहले सबसे क्या किया जाता था, सूत काटा जाता था। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। घर घर में धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज़्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। तो महिलाएं क्या करती थी, पुरुष क्या करते थे, दोनों समझ में आ गया। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकर को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत पड़ती थी। चिप्पीगर कौन थे, यह भी याद रखिएगा, जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चल रही थी। बंगाल का एक तांती बुनकर, ये चित्र बनाया गया है, गड्ढे वाले करघे में काम कर रहा है, ठीक है। भारतीय कपड़े का पतन कैसे शुरू हुआ, सिंपल सी बात है, दूसरी जगह सस्ती चीज़ें बनने लगी ब्रिटेन में, तो हमारे यहाँ की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके किनारे करते गए लोग। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया था। आज भी वही होता है। आज आज भी आप जानते हैं, अगर आप आईआर पढ़ते होंगे, जैसे हमारे यहाँ मान लो गेहूँ जो है वह 100 रुपये में मिल रहा है, मान लो बाहर से कोई गेहूँ आ रहा है, मान लो वह 80 रुपये में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से आने वाला गेहूँ खरीदेंगे क्योंकि 80 में पड़ रहा है वो। तो सरकार क्या करेगी, यहाँ के जो हमारे यहाँ के किसान लोग होंगे या जो व्यापारी होंगे, बात सरकार से कहेंगे, सरकार हमारे यहाँ का गेहूँ क्या होगा अगर बाहर से आता रहा तो सरकार क्या करेगी, यहाँ जो बॉर्डर है अपना, मान लो ये बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, ये बॉर्डर है, ये 80 रुपये में था, तो यहाँ बॉर्डर पे 20 रुपये का शुल्क वसूलने लगेगी और अंदर आएगा तो ये अपने आप कितने रुपए का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा। अगर आपने कहा तो ये जो लोग हैं बाहर वाले इसको और कम कर दें, मान लो 60 रुपये में कर दें, तो बॉर्डर पे 40 रुपये सरकार शुल्क वसूल लेगी, तब भी 100 रुपये में हो जाएगा।
कंपटीशन बना रहे, हमारे यहाँ के लोगों का घाटा ना हो, इसलिए सरकार ये काम करती रहती है। दूसरा यही तब होता है जब हमारे यहाँ से चीज़ें बाहर जा रही हैं। मतलब मतलब आपने अभी हाल फिलहाल में सुना होगा, जो गेहूँ है उसका स्टॉक कम हो गया, ठीक। तो हमारे यहाँ के तो व्यापारी गेहूँ बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं। तो सरकार ने उसको रोक दिया कि अब कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो गेहूं को बाहर भेजना भी बंद हो गया। तो हमारे यहाँ की चीज़ें, भारत की किसी भी देश की, सिर्फ भारत की नहीं, किसी भी देश की चीज़ें चलती रहें सही से, इसके लिए वहाँ बॉर्डर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कम ज़्यादा रुपए ये सब करते रहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि हमारा जब माल जाता था ब्रिटेन में, तो हम मान लो हमारे यहाँ 100 रुपये का जाता था और वहाँ के लोग 100 रुपये में बेचते थे अपना माल भी। तो हमारे यहाँ का माल महंगा हो जाए, इसलिए वहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी लगा दी जाती थी, जिससे हमारा माल महंगा हो और हमारा माल कोई खरीदे ना। और नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, वहाँ के लोगों का फ़ायदा होगा, हमारा नुकसान होगा। तो यही यहाँ पर लिखा है कि जब हमारा माल जाता था तो वहाँ बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लग जाता था। ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क रख दिया, जिससे हमारा कपड़ा महंगा हो जाए। इंग्लैंड बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। अब सिर्फ इंग्लैंड से ही नहीं, बाकी अन्य देशों में भी इंग्लैंड का कपड़ा फेमस होने लगा कि वह सस्ता होता था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। अब हमारे यहाँ तो बेरोजगारी होगी। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। अब क्यों पड़ी आप दिमाग लगा सकते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ थे तो सबसे ज़्यादा वहीं दिक्कत आएगी ना। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना ही बंद कर दिया। एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। सरकार भी क्या ही करेगी, कौन सा लोकतांत्रिक सरकार थी। औरांग क्या होता है, चल ये भी आ सकता है। फारसी भाषा में गोदाम को औरांग कहते थे। वहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा करके रखा जाता था। जैसे ये मान लो अपना भारत है, यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है तो एकदम थोड़ी हो जाएगा, पहले यहाँ लाकर इकट्ठा की जाएंगी, ठीक है। यहाँ गोदाम होगा, फिर चीज़ें जहाज से एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी। गोदाम को औरांग बोलते हैं, सब याद रखिएगा। ये हम भूखों मर जाएंगे वही है कहानी कि भाई हम ऐसा ना करो वैसा ना करो, ये लिखा गया था पत्र, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा क्या लिखा गया। लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे, अभी मेन कहानी तो बाकी थी। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। अब विदेश, जो ब्रिटेन था वहाँ बाजार ब्रिटेन के लोगों ने कब्जा कर लिया। अफ्रीका, अमेरिका, इन सबको भी कब्जा कर लिया। अब हमारे यहाँ भी आ गए कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारा नहीं बिकने देंगे, समझ रहे हो आप। तो 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूती कपड़ों से पट गए, हमारे यहाँ भी आने लगे ये लोग। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई, भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। स्टेटमेंट सीधे आएगा, 1880 के दशक तक यह स्थिति हो गई कि 100% कपड़ा ब्रिटेन का होता था। आप स्टेटमेंट को गलत कहेंगे क्योंकि 100% नहीं, अभी 2/3 कपड़ा ब्रिटेन का था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों को भी हालत खराब हो गई। लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी जीविका चला रही। मतलब दूसरी जगह तो बेचा ही बेचा, हमारे घर में भी बेचने आ गए, हमारे घर में भी हमारा कपड़ा बिकने नहीं दे रहे थे। जैसे आजकल चीन अपना माल हर देश के अंदर पहुंचा देता है, इजी इजी इजी। कुछ लोगों को लग रहा होगा ना, सरकार वो इतना इजी काम कैसे करवा लेता है, चीन इतना इजी चीज़ें कैसे बना लेता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर एक मज़ेदार वीडियो बनाएंगे, आपको पूरी कहानी सुनाएंगे चीन के बारे में। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। सब कुछ मशीनों पे नहीं हो सकता ना। आज भी लोग कहते हैं कि AI आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो लोग कहते भी हैं कि सब कुछ AI नहीं कर सकता, ऐसे ही सब कुछ मशीन नहीं कर सकती। जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी महंगा बिकता था। मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया कपड़े वो लोग पहनते थे, बाकी
गरीब आदमी तो सब कुछ पहन ही लेता है, कपड़ा होना चाहिए। आपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर नाम याद रखिए। दक्षिण भारत में स्थित मदुरई का जिक्र जरूर सुना होगा। आप बताएं, मदुरा जो है वह किसकी राजधानी होता था प्राचीन भारत और मध्य भारत में? ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर आए थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करें, हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने। 2024 में क्वेश्चन आया था हथकरघा पे, तो वो स्वदेशी मूवमेंट का हिस्सा था कि नहीं था 1907 के आसपास? इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई, चरखा भारत की पहचान बन गया। 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी पर जगह भी दी गई थी। और इस पे क्या कहते हैं, चरखा, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है 2024 में, जो मैंने अभी बताया। आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए। जैसे कई बार गांव में शहरों में कहते हैं ना कि अगर नौकरी चली गई तो कोई बात नहीं, गांव में जाकर खेती कर लेंगे, तो वही यहाँ हुआ। कुछ लोगों के पास चीज़ें थी, अब नहीं भी थी तो आप जो इकोनॉमी में पढ़ते होंगे कि क्या कहते हैं उसे, हिडन जो होता है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि 5 लोगों की ज़रूरत है, 8 लोग लगे हुए हैं और उन 8 को लग रहा है कि हाँ मुझे तो जॉब मिल गई, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं कि भाई 5 लोग भी उतना ही काम करते जितना 8 लोग कर रहे हो। तो 3 लोगों को जॉब नहीं मिली, वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना पहले हो रहा था। तो ऐसा भी हुआ यहाँ, खेती हर लोग, उन्हें लगा कि हम खेती में काम करने लगे, जबकि उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जो दूसरों लोगों का प्रॉफिट था वही उनमें शेयर होने लगा। पहले 100 रुपये 5 लोगों में बंटते थे, अब 100 रुपये 8 लोगों में बटेंगे, क्योंकि 8 लोग आ गए। जबकि 100 का रुपया 100 ही रहा, उसमें कुछ उत्पादन बढ़ा नहीं है। कुछ शहरों की तरफ चले गए, ठीक है, काम की तलाश। कुछ देश से बाहर अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने चले गए। जो आजकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा विदेशी जगह में लोग मिलते हैं, चाहे वो फ्रेंच गुआना हो, सूरीनाम हो, जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भारतीयों की, वह इस समय भी कुछ लोग गए थे और कुछ लोगों को ब्रिटिशर्स के द्वारा ले जाया भी गया था, तो वहाँ बस गए। कुछ हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। आप बताइए पहला कारखाना आप क्या बताएंगे? मैं ही बता दूंगा, अभी 1854 में खुला था। ठीक है, तब से ही कानपुर जो है ना, वह भी बहुत बड़ा उद्योग का केंद्र रहा है। ठीक है, बाकी ये नाम आप याद रखिएगा, क्या क्या नाम है, ये सीधे कॉपी पेस्ट होकर एग्जाम में आ सकते हैं, उसमें कोई और नाम दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर है। इससे पहले हम लोग सूरत, कालीकट, मद्रास और मदुरई और ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ढाका वगैरह। अब चलते हैं भारत में जो सूती कपड़ा मिलों का उदय हुआ। जैसे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली पूछी जा सकती है, वैसे ही ये पूछा जा सकता है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। अहमदाबाद से लोग कंफ्यूज होते हैं, वहाँ भी आएगा, लेकिन 1854 में सबसे पहले बम्बई में स्थापित हुई। ट्रेन भी शायद इसी समय आसपास चली थी, 52-53 में। ठीक, बम्बई में ही चली थी शायद, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। यह कताई मिल थी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो कपड़े तो बनाते थे, लेकिन कच्चा माल हमारे यहाँ से ले जाते थे, हम पढ़ चुके हैं। मुंबई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली, काली मिट्टी आपको पता है कपास के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था, जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। लेकिन कपास उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे नहीं रहता, अधिकतर गुजरात रहता है। बाकी करंट के डेटा से आप देखेंगे, लेकिन गुजरात कपास में ज़्यादा आगे रहता है। आप महाराष्ट्र में मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर, तो ये मत सोचिएगा महाराष्ट्र आगे, ठीक है। कपास के मामले में गुजरात भी ठीक ठाक आगे है। बाकी आप करंट तो देख ही लेंगे। कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं 1900 राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र है ये। ठीक है, तो महिलाएं जो थीं
वह कताई विभाग में थी, पुरुष जो थे वो बुनकर विभाग में थे। यह भी स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप, ठीक है, ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, इधर से उधर कर देगा, कताई विभाग में पुरुषों को कर देगा और बुनकर विभाग में महिलाओं को कर देगा। आपको लगेगा सही तो है। ठीक है, बारीकी से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। बारीकी से पहले आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो वहाँ सही हो पाएगा। हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि हुआ नहीं। टाइम देना पड़ेगा आपको। 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो गई, सोचो। और अभी स्टील और इस्पात उद्योग नहीं लगा है। इस्पात उद्योग कब लगा था? पहला 1907 में रतन टाटा जी ने लगाया था। इससे पहले मील सूती कपड़ा की बहुत ज़्यादा चल गई थी। तो ऐसे लिंक भी करना होता है, सिर्फ पढ़ते नहीं चला जाना होता है। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी। चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। पारसी और गुजराती आज भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, आप जानते हैं। इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। दूसरा नाम सुनिए, अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला। तो भारत में पहला, बम्बई में 1854, अहमदाबाद में पहला 1861 में। अहमदाबाद और मुंबई को इधर उधर कर देगा और आप वहाँ कत्थक चालू कर देंगे। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित, हम भी पीछे नहीं हैं, उत्तर प्रदेश भी आगे है, कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ गई। अब देखो, फिर वही, फैक्ट्री लगेगी तो मजदूरों की मांग बढ़ेगी। अभी तक जो अपना काम कर रहे थे वही सब यहाँ आ जाएंगे। गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतिहर, कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ चले। उन्हें भी रोजगार मिल गया। प्रगलन, जो केमिस्ट्री वाले उन्हें पता होगा, चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। उससे नई चीज़ बनाई जाती है धातु को पिघलाकर। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि उस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती थी। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ हमारे 100 रुपये की बन रही है, कोई बाहर से आकर 80 रुपये में बेच रहा है, तो हम यहाँ बॉर्डर पर 20 रुपये ऐड करके उसे भी 100 का कर देंगे, जिससे हमारे यहाँ का व्यापार बाधित ना हो। और हमारे यहाँ बहुत सादा सामान है तो उसमें हम 30 रुपये का टैक्स लगाकर 110 का कर देंगे, जिससे हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वह ज़्यादा बिकें, विदेशों से आने वाली चीज़ें कम बिकें, जिससे हमारे यहाँ मेड इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे बढ़े। तो वही लिखा है यहाँ। ठीक है, लेकिन भारत में क्या होता था? भारत में तो ब्रिटिश वहाँ की चीज़ों को प्रमोट करेंगे, तो ब्रिटिश जो थे वहाँ से चीज़ें आती थी, उस पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाते थे। वो 80 की अगर आ रही तो यहाँ भी कितने की बिकेगी? 80 की। लेकिन हमारे यहाँ से जो ब्रिटिश जाता था सामान, वो 80 का जाता था, तो वहाँ कर देते थे 150 कि बेच लो। तो हमारे यहाँ वहाँ की चीज़ें सस्ती बिकती थी, लेकिन हमारे यहाँ की चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी। अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती थी, इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु ये ध्यान से पढ़िएगा, औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी थी। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों की मात्रा में काफ़ी कमी आई। सैनिकों को जरूरत पड़ने पर यहाँ के कपड़े उत्पादन का उपयोग किया गया। यानी वही कि बाहर से जो चीज़ आती थी उस पर कोई छूट नहीं दी जाती, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। तो हमारे यहाँ का ग्रोथ कैसे होगा? लेकिन जो कहते हैं ना, कई बार आपदा अवसर बन जाती कुछ लोगों के लिए। तो 1900 जो 15 में, 14, 15, 13 जो शुरू हुआ, वह दो लोगों के लिए अवसर बना। एक तो टाटा जी के लिए, क्योंकि उनका स्टील बहुत बिकने लगा रहा, क्योंकि वहाँ से ब्रिटेन से चीज़ें आ नहीं रही थी। और दूसरा हमारे यहाँ जो उद्योग था सूती वस्त्र का भी, वहाँ भी फेमस हो गया। तो जो भी उद्योग वगैरह थे वहाँ सब इस समय फेमस हुए, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा था। ऐसी दूसरी अपॉर्चुनिटी में करंट के हिसाब से बताऊँ तो आप देखेंगे कि यूक्रेन जो है उसका रूस का युद्ध चल रहा था। आपको पता है जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वो जो गेहूँ है वो इन जगह से मंगाता था। अब यहाँ तो युद्ध, तो ये चीज़ बाधित हो गई, तो यहाँ तो गेहूँ की कमी है ना, तो भारत हमारा जो था वो गेहूँ सप्लाई करके बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी उठा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ की जो कृषि है वो ज़्यादातर निर्भर है मानसून पर। ठीक है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो जो गेहूँ की फसल है उसमें जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश हुई नहीं,
और जब बारिश नहीं होनी चाहिए, जब पकी फसल खड़ी हो, काटने वाली हो, तब बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब बारिश हो गई हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ गेहूं की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। शॉर्टेज इतना नहीं था कि हम बेच सके, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉस हो गया। अगर जो मानसून था, अगर जो बारिश समय से होती तो हमारे गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी होती और हम उसे विदेशों में बेच पाते, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व और ज़्यादा मजबूत होता। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, लेकिन हम वही है कि मौसम जो कहेगा वो करना पड़ेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कई बार चीज़ें अच्छी हो जाती हैं चीज़ों से। ठीक है, जैसे एक अपॉर्चुनिटी हम यूज ही कर रहे हैं, रूस का जो लड़ाई हो रही है रूस की रसिया की, तो अब वह सस्ता तेल बेच रहा है तो हम खूब तेल मंगा रहे हैं भर भर के, भैया लाओ लाओ लाओ। तभी अमेरिका को परेशानी है कि भाई क्यों व्यापार कर रहे हो। ठीक है, तो कई बार कई लोगों की जो आपदा है वह अवसर बन जाती है कुछ दूसरों के लोगों के लिए। तो ऐसे प्रथम विश्व युद्ध हमारे लिए अवसर बन गया। अब चलते हैं टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसके बारे में भी कहा जाता है कि उस समय इतना बढ़िया स्टील बनता था। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जो 1799 में चौथा मैसूर और आंग्ल युद्ध हुआ था। 4 लड़ाइयाँ लड़ी। 4 लड़ाइयाँ इन्होंने नहीं लड़ी, इनके पिताजी ने पहले लड़ी 2, फिर दूसरे लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, फिर इन्होंने लड़ी और 1799 में इनकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति। सोचो, इंग्लैंड ने अपने यहाँ रख रखी है। भाई ये कोई था भारत का, बहुत मजबूत इंसान था। क्या आप जानते हैं टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। पढ़ते रहिए। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। तो वुड्स स्टील का भी नाम याद रखिएगा, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। तो ध्यान रखिए, कार्बन का भी महत्व है यहाँ पर। इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आ सकता है कभी भी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे की को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे। केवल भारत बल्कि पश्चिमी मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इन सब चीज़ों का। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हक्कू, तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। तो ये देख सकते हैं आप तलवार। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया। सोचो, फैराडे जैसा व्यक्ति 4 साल तक किसी चीज़ पे अध्ययन कर रहा है, कितनी महत्वपूर्ण विरासत थी हमारी। दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह लुप्त हो गई। इसीलिए मैंने कहा कितनी महान विरासत थी हमारी, ये आगे चलकर लुप्त हो गई। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ की चीज़ों को डिमोटिवेट कर दिया गया और इंग्लैंड की चीज़ों को फेमस कर दिया गया। भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से लाए हुए लोहे और इस्पात ने ले लिया। गाँव की उजड़ी भट्टियाँ देखते हैं, ये लोग भी देखो बना रहे हैं। धौंकने मतलब हवा फेंकने का यंत्र, जहाँ से चीज़ें होती हैं। वुड्स स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, ऐसा वैसा नहीं। भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी, खासतौर से कहाँ कहाँ, बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। यही स्टेटमेंट आएगा कि हर एक जिले में ऐसा था। आप कहोगे हर एक जिले में थोड़ी होगा, एक आध जिला तो होगा जहाँ नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत कर दो और वहीं गलत करोगे और आपका सिलेक्शन थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो आप ध्यान रखिए हर जगह एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत नहीं होता है। हाँ, हर एक गाँव में कहें या
गांव के हर एक व्यक्ति के पास करें तो थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन हर एक ज़िले में ये एक्सट्रीम था। आप देखते तो गलत करते, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे तो गलत नहीं करेंगे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धावकनी चलाती थीं। कोयले को लगातार ढकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी, वही मशीनों से चलने लगा तो क्या होगा। अगरिया समुदाय एक है, आपने पढ़ा होगा, पीसीस वाले तो अवश्य पढ़ते हैं। एक गांव है अगरिया समुदाय, वहाँ रहता था। जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे, अगरिया जो थे किस में माहिर थे? लोहा बनाने में। सिंपल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आप गलत करके ना आइएगा। आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो गए। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया, रोजी रोटी के तलाश दूसरी जगह चले गए। ठीक है, अगरिया याद रखिएगा, क्यों? लोहा बनाने वाले व्यक्ति थे। इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आरक्षित वनों में लोगों का प्रवेश पर पाबंदी लगी थी। लोहा बनाने वालों को कोयला के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती है? लकड़ी से कोयला बनाएंगे तभी तो काम चलेगा। लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे? वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पैसा छोड़ दिया। कुछ क्षेत्र सरकारों ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दी थी, लेकिन प्रगालकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाना पड़ता था। तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ जाएगी तो चीज़ें नहीं बिकेंगी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा। ठीक है, तो वही है, वहाँ से चीज़ें आयात होने लगी और यहाँ की चीज़ें कम बिकने लगी और चुनौतियाँ सामने आ गई। अब चलते हैं लोहा व इस्पात कारखानों का उदय कब हुआ। 1904 की बात है। सूती वस्त्र कब था? 1854। कहाँ था? मुंबई में। फिर कहाँ था? अहमदाबाद में। फिर कहाँ था? कानपुर में। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। मतलब ये लोग घूमते थे, जो हमें लगता है ना कि ये लोग इतना एम्पायर ऐसे ही खड़े कर लिए, नहीं, वो भी मेहनत किए हैं भाई। जमशेदजी टाटा देखो ना, उनके जो बेटे थे वह घूम रहे थे, ऐसी जगह पर खोजबीन कर रहे थे कि हाँ, कहाँ हमें लोहा मिल सकता है। कि भारत में एक आधुनिक लोहे एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लोहे अयस्क भंडार की तलाश में कई महीने काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। तो इतना पैसा खर्च करना, इतना समय लगा के रिस्क लेना, तब चीज़ें बनती हैं। हम लोग एक दुकान नहीं खोल पाते। तो कई बार हम लोग मतलब कह देते हैं व्यापारियों को, कुछ लोग व्यापारी होते अवश्य हैं, लेकिन कुछ व्यापारी सही भी होते हैं। व्यापारी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कई बार हम लोग कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन वह लोग कई लोगों को रोजगार भी देते हैं, कई लोगों को टैक्स भी वही पे करते हैं ज़्यादातर। तो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। कई बार जो गलत है उसको गलत करो, लेकिन जो सही है उसे सही भी कहना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे आप व्यापारियों की साइड ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग सही होते हैं, हाँ, कई लोग बदतमीज होते हैं, उन पे जरूर उनके खिलाफ कहना चाहिए। मतलब एक ही साथ सबको ना कहो। जो गलत कह रहा है गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। जैसे सरकार के बच्चे में कुछ लोग सरकार की तारीफ करते जा रहे हैं, कुछ लोग बुराई करते जा रहे हैं, जबकि क्या होना चाहिए, अगर सही काम है तो तारीफ करो, बुरा काम है तो बुराई करो, दोनों काम होना चाहिए ना। आप एक साइड में नहीं रह सकते। खैर, जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग करने को तैयार थे। इसके लिए पहली शर्त यह थी, उम्दा लोहे का भंडार मिले। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहाँ पे यही कहानी लिखी है कि गांव में पहुंचे तो देखा गांव के लोग पहाड़ी के उस पार से कोयल वो ला रहे हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, अयस्क ला रहे हैं। ठीक है, तो अगरिया समुदाय के ही लोग थे जो लॉयस्क ला रहे थे। तो उन्होंने कहा दोराब जी से, वेल्ड ने, कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया, बेहतरीन लॉयस्क के भंडार मिल गए हमें। ठीक है, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। क्या थी? सूखा इलाका था, कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही।
खगड़िया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क के एक स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। लेकिन ये तब था जब लोकतांत्रिक देश नहीं था। आज ऐसे जंगल साफ करने की बात आएगी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगेंगे। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध हो गया और टिस्को की स्थापना हो गई। 1912 से स्टील का उत्पादन भी होने लगा। तुरंत वर्ल्ड वार फर्स्ट शुरू हो गया, जिससे टाटा को जितना लगाया था उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। अगर ये वर्ल्ड वार फर्स्ट ना होता तो शायद टाटा को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता। यही होता है, कहते हैं ना किस्मत। तो किस्मत थी, इसीलिए वर्ल्ड वार हुआ और टिस्को को फायदा हो गया। ठीक है, अगर वर्ल्ड वार नहीं होता तो शायद टिस्को को उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वहाँ की स्टील जो ब्रिटेन की थी वही काम होती। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई, जो मैंने बताया। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात ही करता था। रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी, वहाँ से पटरियाँ भी आती थी, सारा लोहा स्टील वहीं से आता था। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार ही नहीं थे भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। तो वही है, युद्ध लंबा खिंच गया और यहाँ जो टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात जो था ना, वह सरकार यानी उस समय की ब्रिटेन सरकार जो हमारे यहाँ थी वही खरीद लेती रही थी। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात करने लगा। बाहर से चीज़ें आएंगी, वह नहीं बिकेंगी, तो हमारे यहाँ का आराम से चीज़ें बढ़ने लगेगी। ठीक है, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान, उसके बाद सामने आए, फिर आंदोलन वगैरह होते रहे और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया और फिर हमारे यहाँ आज़ादी मिल गई और बढ़िया से कारखाना शुरू हो गया। आप बताइए, आज़ादी के बाद वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें भारी उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा था जिसमें भारी उद्योगों पर फोकस था? ठीक है, लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा, कमेंट तो कर ही दिया होगा। ठीक है, अब जापान में भी औद्योगिक निर्माण था, इसको आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो फायदा आपका होगा, बाकी मेरा तो होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको करने चाहिए। कल हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तब तक लिए अपना ध्यान रखें, शाम को PYQ देखना ना भूलें। और भी चीज़ें आप जो आपको चाहिए वो आप कमेंट करें, 1 तारीख से प्रॉपर चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।